नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एमपीपीएससी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 9 आईसीटी का एक टॉपिक ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस के सीरीज में ये आज का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने ई गवर्नेंस की पूरा डिटेल पढ़ा था और उसका बैकग्राउंड क्या रहा, इतिहास क्या रहा, वो पढ़े थे। ठीक, तो आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं ई गवर्नेंस सर्विसेज। ठीक, तो मेरी रिक्वेस्ट है तो आप उनको चाहे इसके बाद या इसके पहले उन क्लासेस को ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ई गवर्नेंस सर्विसेज। ठीक, तो ई गवर्नेंस सर्विसेज में क्या क्या होती हैं दोस्तों? ये सारी सर्विसेज आप और हम रोज़ यूज़ करते हैं। जैसे कैशलेस हम रोज़ अपन पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, और पेपरलेस, तो पेपरलेस डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हम रखते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। तो ये भी क्या है, ये पेपरलेस है। ठीक, तो अभी ये सब डिटेल में समझेंगे। बस यहाँ पे आप समझिए कि ई गवर्नेंस सर्विसेज में क्या क्या आती हैं। ठीक, तो कैशलेस, पेपरलेस एंड फेसलेस। तो ऐसा केवाईसी वगैरह होता है जो आपको फेस दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, आपका बायोमेट्रिक उसके ज़रिए आपका केवाईसी हो जाता है। ठीक, तो चलिए फिर आगे देखते हैं इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल। ठीक, तो कैशलेस, सबसे पहले कैशलेस के बारे में देखते हैं कि जैसे आप पेमेंट गेटवेज, ठीक, जो आप पेमेंट करते हैं, स्कैन करते हैं कहीं भी क्यूआर कोड को और पेमेंट कर देते हैं, तो ये सब क्या है, कैशलेस है। ठीक, ई वॉलेट्स, जैसे आप पैसा वगैरह जो आप अपनी वॉलेट में रखते हैं। ठीक, ई वॉलेट जैसे मोबाइल में ही कई सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिनके वॉलेट भी होते हैं, तो उन वॉलेट में भी हम कुछ पैसा रख सकते हैं। ठीक, तो ई वॉलेट हो गया। ई केवाईसी हो गया, अभी अभी हमने देखा था कि ई केवाईसी जैसे हम कोई भी अपना केवाईसी कराते हैं बायोमेट्रिक के माध्यम से। ठीक, तो ये हो गया। फिर यूपीआई पेमेंट इंटरफेस जो होता है, यूपीआई का मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक, तो आज के डेट में मैनी पीपल्स आर दे आर यूजिंग यूपीआई। ठीक, तो ये यूपीआई का हम यूज़ करते हैं। ठीक, और पेपरलेस में क्या क्या, जैसे डिजी लॉकर होता है। ठीक, डिजिटल लॉकर, तो डिजी लॉकर आप सबने सुना होगा, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखते हैं, डिजी लॉकर में सारे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। ठीक, ये क्या है, डिजिटल सिग्नेचर। तो आज क्या होता है दोस्तों कि आज हम और आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल साइन भी कर सकते हैं। ठीक, तो डिजिटल साइन कर सकते हैं सीधा का सीधा, या टैब में, या कोई भी साइन करके हम डायरेक्ट उस पर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से डिजिटल सिग्नेचर भी होने लगा है। ठीक, ई फॉर्म्स इन ई फिलिंग, ई फॉर्म्स जैसे हम फॉर्म्स वगैरह भी तो आप ऑनलाइन ही भरते हैं, पेपरलेस हो गया सब। ठीक, ई फिलिंग, तो ई फिलिंग क्या है, जैसे टीडीआर वगैरह, इनकम टैक्स रिटर्न जो लोग फाइलिंग करते हैं, तो ये भी क्या है, ई फिलिंग हो गया। डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ ऑल डिजिटल रिकॉर्ड्स, जैसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते थे या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते थे, वहाँ सब रिकॉर्ड्स जो भी रखे जाते थे वो फिजिकल डॉक्यूमेंट होते थे। लेकिन आज के डेट में क्या हो गया कि वो सब पेपरलेस हो गया, वो कंप्यूटर में फीड हो गया, डॉक्यूमेंट्स पूरे के पूरे डिजिटल हो गए। ठीक, तो कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए ये पेपरलेस कर दिया गया। ठीक, फिर इसके बाद कैशलेस, फेसलेस, तो फेसलेस में भी आप समझ पा रहे हैं, जैसे कि आधार लिंकेज, आधार कार्ड के जरिए हम करते हैं। ई केवाईसी यहाँ पे भी फेसलेस में हो जाएगा। ऑनलाइन कंप्लेंट वगैरह, जैसे अब आप और हम जब भी कोई सर्विसेज में हमें अच्छी सर्विसेज नहीं मिलती है, तो हम ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं। जैसे सीएम हेल्पलाइन में कर देते हैं, तो ये सब ऑनलाइन क्या है, कंप्लेन है। ठीक, अब बायोमेट्रिक, अभी अभी हमने पढ़ा था कि बायोमेट्रिक अपने थंब किसी भी फिंगर के ज़रिए हम ई केवाईसी वगैरह कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया दोस्तों, तो कौन कौन सा हो गया, कैशलेस, फेसलेस एंड तीसरा कौन सा था दोस्तों, ये पेपरलेस। ठीक, तो ये तीनों हमने समझ लिया।
चलिए अब ये देखते हैं कि ई गवर्नेंस के कुछ अगर बेनिफिट है तो कुछ इसकी चैलेंजेस भी है। तो ये क्या क्या हो सकता है, आपको क्वेश्चन में ये मेंस में पूछा जा सकता है कि ई गवर्नेंस के चैलेंजेस पूछा जा सकता है, ठीक। क्योंकि बेनिफिट तो हर कोई जानता है, चैलेंजेस क्या है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो बेनिफिट पहले देख लेते हैं क्या क्या है। तो प्रशासनिक कार्यों में तेज़ी, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो फास्ट हो सकता है, ठीक। जैसे अब गुणवत्ता में सुधार, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ठीक। जनता की सरकारी आंकड़ों तक पहुंच, अब अगर रिकॉर्ड्स पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर डिजिटल फॉर्मेट में ऑनलाइन फीड होगा तो जनता इजीली उसको एक्सेस कर सकती है, ठीक। तो ये पहुंच तो आसान हो जाएगा, ठीक। भ्रष्टाचार में कमी, हाँ करप्शन में कमी हो सकती है, क्यों? क्योंकि जब से ई गवर्नेंस का माध्यम हो गया है तो आजकल जैसे आपने देखा होगा डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो होता है, आपके कोई भी स्कीम है तो आपके डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आता है। जैसे हाल ही में लाडली बहना स्कीम है, ठीक, इंदिरा आवास और ये पीएम आवास, तो ये सब स्कीम के जो पैसे हैं अब डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक खाते में आता है, ठीक। तो इससे भ्रष्टाचार में थोड़ा कमी तो आई है, ठीक। पब्लिक और सरकार के मध्य पारदर्शी संवाद, तो ये भी हो गया कि अब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक दूसरे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक। अब पब्लिक भी बात कर सकती है किसी भी जैसे अब नंबर भी जारी हो चुके हैं, जो भी इमरजेंसी अगर है ऐसा तो आप सर्विस ले सकते हैं, ठीक। तो पब्लिक और सरकार के पर मध्य पारदर्शी संवाद हो गया। व्यवसाय के नए अवसरों का सृजन भी हो गया, ठीक। तो जैसे कई सारे ऐसे नए नए डिपार्टमेंट्स हैं, नए नए बिजनेस अब लोग खोल सकते हैं। कई ऐसे आज के डेट में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा मार्केट है, ये सब आज के डेट में बहुत सारे बिजनेस ऑप्शंस है, ठीक। तो ये हो गए ई गवर्नेंस के बेनिफिट। अब हम देखते हैं चैलेंजेस, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, ठीक। तो अब ई गवर्नेंस के चैलेंजेस में क्या है, पहला तो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, इंटरनेट आदि बुनियादी मतलब फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी बहुत कमी है। आज भी देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की बहुत समस्या है, ठीक। बिजली या तो बहुत कटती है या ऐसे कई ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ बिजली है ही नहीं। तो वहाँ तक सरकार धीरे धीरे पहुँच रही है, लेकिन थोड़ा वक्त तो लग रहा है। तो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या है। इंटरनेट की प्रॉब्लम से, इंटरनेट की प्रॉब्लम कैसे दोस्तों, आज जो सिटीज़ में है या थोड़ा सा जो कम बैकवर्ड है वहाँ तो इंटरनेट की सुविधा अच्छी हो चुकी है, लेकिन जो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इंटरनेट नेटवर्क आते ही नहीं हैं। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएँगे तो इंटरनेट की बहुत ही समस्याएँ हैं, ठीक। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और इंटरनेट की समस्याएँ हैं। अब सुविधा का अभाव है दोस्तों, सुविधा मतलब इन सब सुविधाओं का अभाव है, ठीक। डेटा लीक की संभावना है। तो आज ये भी देखते होंगे कि जितना डिजिटल सब कुछ होता जा रहा है, उतनी ही थ्रेड भी बढ़ते जा रहे हैं। थ्रेड मीन्स क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं। तो डेटा लीक भी हो रहा है। आपका डेटा कब कहाँ कैसे लीक हो जाए ये मतलब बहुत ही ज़्यादा आज की डेट में प्रॉब्लम हो चुकी है, ठीक। तो डेटा लीक की संभावना है। साइबर क्राइम का खतरा है, तो साइबर क्राइम अब बहुत बढ़ गया है, होने भी लगा है। ई गवर्नेंस में उपयोगी उपकरण की उच्च कीमत, हाईली कॉस्ट भी होती है, जो इजीली अगर अवेलेबल हो तो कई सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर हाई कॉस्ट होती है तो अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक। एजुकेशनल बैकवर्डनेस मतलब शैक्षणिक पिछड़ापन भी बहुत ज़्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिए कि वहाँ पे लोग इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग जानते ही नहीं हैं, उसके बारे में उनको अवेयरनेस ही नहीं है, ठीक। जागरूकता में कमी और अवेयरनेस तो आप समझ पा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है, ठीक। तो ये सारी जो क्या है दोस्तों चैलेंजेस है, तो चैलेंजेस को आप ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि ये आपको मेंस में पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं ई गवर्नेंस के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, ठीक है दोस्तों। तो कितने टाइप्स के हैं, इसमें 4 टाइप्स हैं, लेकिन इसके कुछ फिर सब टाइप्स भी हैं, उनको भी पढ़ेंगे। तो पहले हम मेन ये 4 जो टाइप्स हैं इनको पढ़ लीजिए, ठीक।
तो ये इम्पॉर्टेंट है, पहले इनको अच्छे से समझ लेंगे तो उन सब में फिर आप अच्छे से क्लियरेंस कर पाएंगे। ठीक, तो कौन कौन से हैं? G2C, G2B, G2G एंड G2E। ठीक, तो G2C क्या है? गवर्नमेंट टू कस्टमर। ठीक, तो ऐसी सर्विसेज जो गवर्नमेंट डायरेक्ट सिटीजन्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया? G2C। अभी ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। ठीक, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, ऐसे गवर्नमेंट सर्विसेज जो व्यापार वगैरह करते हैं उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मतलब ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन या सर्विस प्रोवाइड करना, तो ये क्या हो गया? G2G। ठीक, G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़, तो गवर्नमेंट के जो अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक, तो उनको सर्विसेज देना, उनको कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना या कम्युनिकेशन करना, तो ये सब क्या है? G2E में आ जाता है। ठीक है दोस्तों। ठीक, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे एक मैं अपडेट भी अभी दूंगा, पहले इसको पढ़िए। 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2022 में। ठीक, 25वां ई गवर्नेंस सम्मेलन जम्मू कश्मीर में कटरा में 2022 में ही हुआ। ठीक, तो 24वां 25वां इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब 26वां इंपॉर्टेंट है। ठीक, 26 नंबर का, तो ये इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिए 26 नंबर का। तो ये 26 नंबर का कहाँ दोस्तों? इंदौर में हुआ। ये इम्पोर्टेंट है, मतलब MP में हुआ इसलिए इम्पोर्टेंट है। इंदौर में हुआ। डेट क्या है? 25-26 अगस्त 2023। ठीक, तो लिख लीजिए 25-26 अगस्त 2023। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लेना। क्यों? क्योंकि ये MP में हुआ है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब G2G पहला जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमने देखा कि टाइप्स में, ई गवर्नेंस टाइप्स में। ठीक, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या है दोस्तों? किसी एक सरकारी विभाग द्वारा किसी प्रकार की सूचना सेवा के लिए किसी दूसरे सरकारी कार्यालय से संपर्क किया जाता है, तो यह सेवा G2G कहलाती है। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया कि सूचना या सेवा अभी अभी हमने देखा ही था। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय द्वारा खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की सूचना कृषि मंत्रालय को भेजना। ठीक, वित्त मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालय की वित्तीय सूचना उपलब्ध कराना, तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में सूचना या सेवा प्रोवाइड करना क्या हो जाता है दोस्तों? G2G सर्विस कहलाएगी। ठीक है, और ये जैसे ये गवर्नमेंट है, ये एक वेबसाइट है जो ये गवर्नमेंट उस इंफॉर्मेशन को वेबसाइट में अपडेट की और दूसरे गवर्नमेंट ने उसको देखा। ठीक, तो ये क्या हो गया? G2G। ठीक है, समझ आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों एक अपडेट है, ये यहाँ पे जो ये 16वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है। कौन सा? 19 नंबर का। ठीक है दोस्तों, कौन सा? 19 नंबर का हो चुका है। तो 19 नंबर का कहाँ? न्यू दिल्ली हुआ है। ठीक, पहली बात तो ये लिख लीजिए, न्यू दिल्ली। और डेट क्या है दोस्तों? 2025। ठीक, तो 2025 में 19वें नंबर का सम्मेलन भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन कहाँ? न्यू दिल्ली। तो ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक ठीक, चलिए तो आगे देखते हैं। फिर दूसरा G2C, तो G2C में हमने पढ़ा था गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक, इसमें क्या होता है दोस्तों कि नागरिकों के बीच संपर्क किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट अगर अपने सिटीजन्स को कोई सूचना या सेवा प्रोवाइड करती है, तो ये किसके तहत हो जाएगा? गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, थोड़ा सा ब्लर हो गया दोस्तों, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। ठीक, घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक करना, पानी बिजली की जो बिल भरना, तो ये सब क्या किस में आ जाते हैं? गवर्नमेंट टू सिटीजन। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेना, तो किससे लेते हैं हम? गवर्नमेंट से लेते हैं। सिटीजन कौन ले रहा है? सिटीजन ले रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से, तो देखिए ये वेबसाइट है। ठीक, अब सिटीजन को कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो वेबसाइट में उसने रजिस्टर किया, गवर्नमेंट के पास गया, फिर गवर्नमेंट ने उनको सिटीजन को भेज दिया सर्विस या इन्फॉर्मेशन। तो ये किसके अंतर्गत आ गया दोस्तों? G2C के अंतर्गत। ठीक, चलिए अगला देखते हैं G2B। तो G2B में क्या है दोस्तों? गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो अब इसमें जैसे कि इससे समझ आ रहा है कि इसमें सरकार और व्यापारियों के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है। ठीक,
सरकार द्वारा देश के व्यापारियों को अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। इस सुविधा के माध्यम से अब देश का कोई भी व्यवसायी अनेक प्रकार के सरकारी कार्यों को घर बैठ ऑनलाइन माध्यम से कर सकता है। ठीक, जैसे जीएसटी के लिए पंजीकरण करना। अब कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई छोटा मोटा स्टार्टअप्स किया है, तो उसको जीएसटी पंजीकरण भी चाहिए। तो जीएसटी पंजीकरण कहाँ से लेगा? गवर्नमेंट से लेगा। ठीक, तो यही हो गया गवर्नमेंट से बिजनेस, जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो गवर्नमेंट से एक सर्विस ले, तो ये किसके अंतर्गत आ गया? G2B के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो ये उसकी इसी चार्ट के माध्यम से समझाया है। ठीक, तो ये वही चीज़ है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या है दोस्तों? इसमें सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है। ठीक, इसमें किसी भी विभाग की जानकारी को पोर्टल के माध्यम से एक दूसरे को साझा किया जाता है। ठीक, जैसे सारा ऐप के माध्यम से राजस्व विभाग और कर्मचारियों के मध्य समन्वय स्थापित करना। तो वही समझ आ गया ना कि जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कोई डिपार्टमेंट है और उसकी एम्प्लॉयज़ है। ठीक, तो अपने एम्प्लॉयज़ तक कोई भी डेटा हो या इन्फॉर्मेशन हो या सर्विसेज हो प्रोवाइड करना किसके अंतर्गत आ जाएगा? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। ठीक, ये चार्ट के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, ये वही चीज़ है, जैसे ये वेबसाइट है। ठीक, अब वेबसाइट एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय वेबसाइट में कुछ अपडेट किया, गवर्नमेंट ने उसको देखा, फिर गवर्नमेंट ने इनको कोई जवाब दिया। ठीक, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सर्कुलेशन चलता रहता है। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों, तो ऐप और पोर्टल तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, अपलोड हो चुका है लेक्चर में, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। ये विभिन्न राज्य को ई गवर्नेंस योजनाएं हैं, कुछ स्कीम्स हैं, तो आपको तो सिर्फ मध्य प्रदेश की देखना है। तो मध्य प्रदेश की जो योजना में है, जैसे ज्ञानदूत, ग्राम संपर्क, समग्र पोर्टल, MP ऑनलाइन, हेड स्टार्ट, तो ये कुछ इनिशिएटिव हैं, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और बाकी मुझे लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है। ठीक, हाँ, बाकी आप जिस स्टेट से अगर देख रहे हैं तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक, जैसे आप जो भी किसी भी स्टेट से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं या है ना राजस्थान से, महाराष्ट्र से, तो आप इनको ज़रूर देख लीजिएगा जिस स्टेट से आप हैं। ठीक, अगर मध्य प्रदेश के हैं तो फिर आप इसको याद रखिएगा। ठीक, तो इस तरह से ये पूरा कवर हो गया। ठीक, अब ई गवर्नेंस सेवा परिपक्वता मॉडल, ई गवर्नेंस मैच्योरिटी मॉडल, तो ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, इसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, पहले भी आ चुका है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जैसे ये वाला आ चुका था दोस्तों, ये गार्टनर वाला, तो ये गार्टनर परिपक्वता मॉडल आ चुका है, तो ये आता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से कवर करते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत आपको कुछ बेनिफिट दे रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे मोटिवेशन बना रहे और हम पूरी की पूरी आपको प्रीलिम्स की यूनिट, जो भी आपको जहाँ भी कोई परेशानी आएगी, हम पूरा यूनिट कवर करेंगे। ठीक, और इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। ठीक, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई टॉपिक आपको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके साथ साथ मेंस के भी सभी यूनिट पढ़ाई जा रही है, जिसमें से आपकी प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी। जैसे डायनेस्टीज, MP की डायनेस्टीज अभी कवर हो रही है, जैसे गोल डायनेस्टी, सिंधिया डायनेस्टी, होलकर डायनेस्टी, ठीक, बघेल डायनेस्टी, तो ये पूरी डायनेस्टीज़ कवर हो चुकी हैं, ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, तो आपके एग्ज़ाम निकालने में ये चैनल आपको पूरी तरह से मदद करने वाला है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रिवीजन करते रहें, हैंड रिटन नोट्स बनाते रहें, और आपको अगर PDF वगैरह की आवश्यकता है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।